नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ 10 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें भाग 10 कक्षा 9 की जो हम पढ़ रहे हैं। सीरीज़ 9 से 12 हमने यहाँ पे चलाई है। तो यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो 9 वीडियो पड़े हैं, मेरी प्लेलिस्ट में लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रेफर करनी चाहिए एनसीईआरटी की किताबों को। तो क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आज हम जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए जिसमें हिंदी पूछी गई हो, जिस भी एग्ज़ाम के आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जिस भी आपने देखा होगा कि पंत जी को लेकर के हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपको जो छायावादी कवि हैं उनके आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखने हैं। तो 1900 में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनका जो रचना काल था वो 1916 से 1977 तक, यानी कि मृत्यु पर्यंत इन्होंने लेखन कार्य किया। ठीक, तो 1916 में उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, वे अपनी जीवन दृष्टि से के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अरविंद दर्शन जो अरविंद घोष थे, तो उनसे वो बहुत, उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और जो उनका कार्यकाल चला, उनका जो रचना काल चला, वो एक तो सबसे पहले उन्होंने छायावाद के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से मैंने आपको पहले भी बताया था कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए और महादेवी वर्मा जी हो गई। ठीक है, तो इन चारों में से इनका एक स्थान है। तो देखो, छायावाद हो गया, उसके बाद का जो अन्य काल आया वो प्रगतिवाद आया। प्रगतिवाद में भी उन्होंने लेखन किया। अरविंद दर्शन, उसके बाद का जो युग आया वो अरविंद, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं ना वो महात्मा जो अरविंद घोष थे उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए, उनके विचारों से। तो उनकी रचनाओं में फिर उनका उनसे जो प्रेरणा इन्होंने दी उनका दर्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको और जो नोट डाउन करना है वो क्या है। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कृतियाँ हैं दोस्तों, काव्य कृतियाँ ये इनकी हैं। ठीक है, तो ये आपको एकदम गांठ बांध देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम कह नहीं सकते कि कौन सी पूछी जाएगी और कौन सी नहीं, क्योंकि सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, एक भी मत छोड़िएगा, सारी की सारी रट लीजिए। फिर है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले थे। ठीक है, ज्ञानपीठ मिला था, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे हम और भी इनके बारे में जानेंगे। तो जो इनको जो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो हिंदी साहित्य में ना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है
हिंदी साहित्य के अंतर्गत दिया जाने वाला पुरस्कारों में, ठीक है। और ये सुमित्रा नंदन पंत ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था, और उसका टाइम था 1968। ये आपको ध्यान रखना है, 1968 में इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो भारतीय संविधान की 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो हिंदी भाषा में सबसे पहले 1964 में दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो इनकी जो कृति थी ना, काव्य कृति चिदम्बरा, बहुत ही फेमस है, चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रकृति और मनुष्य की जहाँ बात हो रही है तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति का जो चित्रण इनकी कविता में मिलता है ना, वो हमें अन्यथा कहीं नहीं मिलता है। इतना मतलब मनोहारी वर्णन इन्होंने किया है। और उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी? इनकी जो जन्मस्थली थी कौसानी अल्मोड़ा, वहाँ से उस नेचर में जो ये रहे हैं, उस नेचर को, उस प्रकृति को इन्होंने फील किया है, महसूस किया है, और उसी का उन्होंने बिल्कुल मनुष्य के रूप में उसका वर्णन किया है। इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है ग्राम श्री कविता। ध्यान रखना, ये इनकी फेमस कविता है, हमारी किताब के अंदर दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे याद करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली ललहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती हैं। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, ठीक। तो यहाँ पे आपको ग्रामश्री कविता ध्यान रखनी है, ठीक। और इसके अतिरिक्त आपको इस पार्ट से क्या ध्यान रखना, आपको कविता आप खुद ही पढ़ लीजिए। कविता बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, खड़ी बोली में लिखी हुई है, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक। अब जो चीज़ यहाँ से पूछने की संभावना है वो है, यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी हुई है ना, उसमें आपको अलंकार बताना है। तो देखो, तिनकों के हरे हरे तन पर, तो हरे हरे शब्द 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है। पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक। और देखिए दूसरी लाइन, अगर आपको दोनों लाइन दे रखी है तो आपको यहाँ पे मतलब सिंपल पहली लाइन है तो सीधे सीधे पुनरुक्ति आप लिखेंगे। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, तो ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास के अंतर्गत भी कौन सा है? क्षय का अनुप्रास अलंकार है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। और यदि आपको इस पूरे छंद में बताना हो तो यहाँ पे मानवीकरण भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मानवीकरण एक आधुनिक अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण भी हो जाएगा। कैसे? देखो, तिनकों के हरे हरे तन पर, तो तन किसका होता है? शरीर मनुष्य का होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब प्रकृति को मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ना, वहाँ पे मानवीकरण होता है। फिर देखो, हिल हरित रुधिर, रुधिर किस में होता है? क्या पत्तों में रुधिर होता है? नहीं होता है ना। तो कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में तो रुधिर होता नहीं है, इसलिए रुधिर किस में होता है? मनुष्य में होता है, प्राणी में होता है ना। तो वही है, हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो रुधिर में भी क्या है यहाँ पे मतलब पत्तों का, प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। चलिए, इसके पश्चात यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न पूछे क्या, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो जो शब्दार्थ होते हैं ना, उससे आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया था। सनई एक पौधा है जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकणी का मतलब होता है करधनी। वृत्त मतलब डंठल। मुकुलित मतलब अधखिला। आंवली मतलब छोटा आंवला। ठीक है, तो यहाँ से आपको अनेक चीज़ें पता चलती हैं। आपको उनके समानार्थी पता चलते हैं, पर्यायवाची पता चलते हैं, विलोम पता चलते हैं, ठीक है, अर्थ पता चलते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करिए। इससे आपका शब्द कोश भी बढ़ेगा और आपके पास जो प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी वो यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक, पंत जी के बारे में देखिए, मैंने अभी आपको बताया भी था, फिर भी आपको यदि आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप कर लीजिए। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 1961 में मिला था। और ज्ञानपीठ 1968 में मिला था। साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के इन्हें अलंकार दिए गए थे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। एक लाइक करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, आपका कोई कुछ भी नहीं जाता है, ना आपका पैसा खर्च होता है ना कुछ। तो एक लाइक तो आपको करना ही चाहिए। मेरा इतना बड़ा एफ़र्ट जो मैंने दिया है उसके लिए एक लाइक तो दोस्तों ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।